हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है, जिसका एग्जाम मार्च 2024 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए बीपीएससी के द्वारा 1992 से लेकर के अब तक, यानी कि पिछली बार जो बीपीएससी ट्री लिया गया था 2.0 2023 में, वहाँ तक जितने भी प्रश्न जो है मध्यकालीन इतिहास से, यानी कि मेडाइवल हिस्ट्री से, मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स आपके लिए, ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन लगातार आपके पास पहुँचते रहें। फ्रेंड्स सभी लोग एक बार जल्दी से प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और इसका लिंक शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब सेशन आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी ट्री 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो 2024 में वैकेंसी आई हुई है, जिसका एग्जाम मार्च 2024 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए 1992 से लेकर के अब तक, यानी कि पिछली बार जो बीपीएससी ट्री लिया गया था, वहाँ तक जितने भी मध्यकालीन भारत के इतिहास से, यानी कि मेडाइवल हिस्ट्री से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर करने वाले हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न जो है किस वर्ष बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। देख सकते हैं, यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2.0 2023 में पूछा गया है। प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आंसर सभी लोगों को लाइव चैट में कमेंट करना है। और देखिए, इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको जितने भी प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री 1992 से लेकर के अब तक पूछा गया है, उनको मैंने कवर कराया हुआ है। साइंस मैंने कवर करा दिया है। साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बिहार हिस्ट्री भी मैंने कवर करा दिया है। मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए 2 मैराथन सेशन मैंने कवर कराया हुआ है। क्लास 9 10th का मैंने आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कराया हुआ है। 20-25 वीडियोस मैंने इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर करा दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और यहाँ पर जहाँ पर आप कमेंट कर रहे हैं ऊपर देखिए, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया है। सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था। तो इल्तुतमिश जो था ना, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 लाख जीतल में इल्तुतमिश को जो है खरीदा था। जीतल एक प्रकार का सोने का सिक्का हुआ करता था, जो उस समय भारत में प्रचलित था। तो 1 लाख जीतल, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको वही आंसर बताऊंगा जो बीपीएससी के द्वारा आंसर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी। चलिए आंसर कमेंट करते रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल में खरीदा था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर की विजय प्राप्त की, जिसके एवज में उसे सर्वप्रथम ग्वालियर की इक्ता प्रदान की गई। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर उसे बुलंदशहर का इक्ता दी गई, और इल्तुतमिश की बहादुरी से प्रसन्न होकर ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह करा दिया इससे। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदाऊं का गवर्नर था, यह भी प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। और इल्तुतमिश ऐसा पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति प्रदान किया था। तो यहाँ पर देखिए 1229 राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। और इल्तुतमिश इलबरी तुर्क नामक जनजाति का था, ये भी प्रश्न याद रखिएगा। इलबरी तुर्क नामक जनजाति का था इल्तुतमिश, क्लियर ना। और राजधानी को लाहौर से लेकर के दिल्ली यही लाया था। कुतुबुद्दीन के समय राजधानी लाहौर हुआ करती थी, और राजधानी दिल्ली इल्तुतमिश ने लाया था। आगे और भी इल्तुतमिश के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइबे मुमलिकत सृजित किया गया। नाइबे मुमलिकत, यानी कि अगर हम बात करते हैं नाइबे मुमलिकत की, तो देखिए ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, तो आपका बहराम शाह राइट आंसर हो जाएगा। भारत के इतिहास में सल्तनत काल में इस पद की स्थापना इल्तुतमिश के पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में उसके सरदारों द्वारा की गई।
और इस पद का महत्व अयोग्य सुल्तानों के समय में अधिक रहा और ऐसी स्थिति में यह पद सुल्तान के बाद माना जाता था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि बलवन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था। सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन के हेतु बलवन को नियुक्त किया गया था। आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा खासदार। खासदार सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने जो है बलवन को खासदार के लिए नियुक्त किया था। खासदार का मतलब होता था सुल्तान का व्यक्तिगत सेवक। क्लियर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बीपीएससी ट्री 3.0 एग्जाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में बता दूं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख भी सकते हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली, और देखिए ये प्राथमिक विद्यालय अध्यापक यानी कि प्राइमरी स्कूल टीचर भर्ती परीक्षा के लिए यह स्टडी गाइड है, संपूर्ण स्टडी गाइड है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, देखिए विषय सूची जो है, जैसे आप जानते हैं कि जो प्राइमरी टीचर में है 1 से 5 तक में आपका लैंग्वेज का पेपर होता है पेपर 1 में। और देखिए लैंग्वेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश पूरा सिलेबस के साथ दिया गया है और हिंदी पूरा सिलेबस के साथ दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए पेपर 2 जो सामान्य अध्ययन का होता है, उसमें आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि रीजनिंग पूरा यहाँ पर विस्तार से दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इंडियन हिस्ट्री दिया गया है। इंडियन हिस्ट्री में आपका एंशिएंट और मेडाइवल दोनों दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अलग से बीपीएससी ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन है वो भी यहाँ पर कंप्लीट दिया गया है। यहाँ पर देखिए भारत का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और यहाँ पर विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये भी पूरा कंप्लीट दिया गया है। उसके पास यहाँ पर देख सकते हैं पॉलिटी वाला पूरा यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स दिया गया है, इंडियन इकोनॉमी। उसी प्रकार यहाँ से देख लीजिएगा साइंस वाले सेक्शन में फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपका केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, पूरा सिलेबस कवर किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं गणित भी है, और यहाँ पर देखिए फिजिक्स भी दिया गया है। पूरा यह बुक कंप्लीट बुक है जो कि आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाएगा। और देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बिहार से रिलेटेड भी यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए पूरा बिहार से रिलेटेड फैक्ट्स दिया गया है। और देखेंगे यहाँ पर बिहार से संबंधित आपको 100+ MCQ भी इस बुक में दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, चक्षु पब्लिकेशन का बीपीएससी ट्री 3.0 अन्य एग्जाम के लिए भी बुक आता है, जो कि आप बुक को खरीद करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था। तो दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान बलवन ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था, और यह मकबरा दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार के पीछे स्थित है। इस मकबरे को बलवन ने 1235 में बनवाना शुरू किया, और 1287 में उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे मोहम्मद तुगलक ने इसे पूरा करवाया था। तो इस हिसाब से बलवन राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगर डाउट है तो आप लोग थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, बुक्स में देख लीजिएगा। मैंने इसको एक बार वेरीफाई कर लिया है। चलिए अगला प्रश्न है कि अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी। अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो अकबर ने खान देश के शासक मीरन बहादुर को हराया था, और उसने 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का किला जीता, और इसे ही अकबर की अंतिम विजय अभियान कहा गया है। तो यहाँ पर असीरगढ़ दिया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा। बीपीएससी TRE 3.0 के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जितने भी वीडियोज़ हैं उस प्लेलिस्ट में मैंने पुट कर दिया है। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है, वहाँ पर जा करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। देखिए, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था। इबादत खाना का निर्माण अकबर ने 1575 में फतेहपुर सिकरी में करवाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पलासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था। अच्छा, पलासी का युद्ध जो है ये हुआ था कब, 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इसमें रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी, नवाब सिराजुद्दौला हार गया था। ठीक है ना। और उस समय मुगल शासक जो था ये कौन था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, आलमगीर द्वितीय था। आलमगीर द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अच्छा, बक्सर के युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। अच्छा, बक्सर के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था, बड़ा ही प्रसिद्ध है ये प्रश्न। आप जरा कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, यानी कि बंगाल का राज्यपाल कौन था। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो राज्यपाल था ये आपका कौन था, तो वेंसिंटार्ट था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का प्रवेश द्वार, मक्का का द्वार कहा जाता था। किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था। तो फ्रेंड्स यह कहा जाता था सूरत को। सूरत यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। तो आप सभी को पता है कि अष्टप्रधान जो थी यह मंत्री परिषद किसकी थी। तो फ्रेंड्स ये मराठा प्रशासन में शिवाजी का जो मंत्री परिषद था वो अष्टप्रधान कहलाता था। और इसमें पेशवा का जो पद होता था बड़ा ही महत्वपूर्ण पद होता था, पेशवा का पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत किया था। नौरोज की शुरुआत जो है किसने किया था। तो फ्रेंड्स देखिए बलबन ने किया था। बलबन ने जो है लौह एवं रक्त की नीति अपने विरोधियों के प्रति अपनाया था। बलबन ने सिजदा और पैबोस, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बलबन ने सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया था। यह भी प्रश्न बनता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई है। फतुहात ए आलमगिरी जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स फतुहात ए आलमगिरी लिखा है ईश्वरदास नागर ने। किसने लिखा है, ईश्वरदास नागर ने लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल ही यह प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में, तो ध्यान रखिएगा। चलिए निम्नलिखित कथन पर विचार करना है आपको और नीचे कूट में से राइट आंसर आपको चुनना है। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स भारत में बाबर के आक्रमण के कारण उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। ऐसा नहीं है, बाबर के आगमन से पहले भी आपके जो गन पाउडर थे ये एग्जिस्ट करते थे। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, ये बाबर के आगमन से पहले भी था। तो ये दोनों तो आपका नहीं होगा। बाबर के आगमन के कारण प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई, ये सही दिया गया है। और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन 3 यानी कि आपका स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 जो है यह आपका करेक्ट होगा। तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, 3 और 4। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। ध्यान दीजिएगा, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में उसे पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण से वह कुरान ख्वां के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि कुरान ख्वां के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कुरान ख्वां के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, इसको लाख बख्श के भी नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान ख्वां के नाम से प्रसिद्ध हो गया। क्लियर। बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया। अपने प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त किया। गोरी ने उसे अमीर ए आखूर, ध्यान रखेंगे, गोरी ने उसे अमीर ए आखूर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इन सबको ध्यान रखिएगा। गोरी ने उसे अमीर ए आखूर के पद से पदोन्नत किया और यहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक की जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक गोरी की मृत्यु के 3 माह के पश्चात जून 1206 में कराया था। सभी पॉइंट्स को फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए राजधानी जो थी फ्रेंड्स इसकी कहाँ थी, तो राजधानी इसकी थी लाहौर। और लाहौर से राजधानी को दिल्ली लेकर के कौन आया था, तो इल्तुतमिश लाया था। आप इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये क्या है। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर कि ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम, यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है,
दिल्ली में कुवत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, जिससे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो यह एक मस्जिद है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इल्तुतमिश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। प्रथम अक्ता जो है मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान रखिएगा। चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो देखिए यह जो था कौन था फ्रेंड्स, यह था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने मध्य बिहार की विजय प्राप्त किया था और उसने नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर उसकी राजधानी ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। चले बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो फ्रेंड्स यह बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। इब्न बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो अभी मैंने आपको बताया है कि यह विवरण जो प्राप्त हुआ है यह मिनहाजुद्दीन सिराज के पुस्तक जो तबकात-ए-नासरी है, इसी में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। तबकात-ए-नासरी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। तो ये सब अभी मैंने डिस्कशन के दौरान आपको बताया है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी मैं डिस्कस करूँगा उसको ध्यान से आप ज़रूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न कवर होते चलेंगे। ठीक है, बख्तियार खिलजी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए इल्तुतमिश के शासनकाल में 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिलत प्रदान किया था। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दारुल इस्लाम का एक भाग बन गया था। ठीक है, दारुल इस्लाम का एक भाग बन गया था। तो ये माना जाता है इल्तुतमिश राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न करेंगे। देखिए 67th बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार करके राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया था और एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर लिया। और इसके बाद इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। तो मलिक जानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलवन के बारे में यह शब्द किसने कहा है। तो फ्रेंड्स देखिए ये किसने कहा है, तो यह जो कथन है ये जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है। किसके बारे में, तो बलवन के बारे में यह शब्द कहा है जियाउद्दीन बर्नी ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जियाउद्दीन बर्नी ने। ठीक है, चलिए और बलवन के बारे में आपको पता है कि यह गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, गुलाम वंश का यह शासक था और उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका अकबर हो जाएगा कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था
जिससे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द किसने लिखे हैं? तो फ्रेंड्स यह A.L. श्रीवास्तव का है। A.L. श्रीवास्तव का है। A.L. श्रीवास्तव राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया? देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलबन। देखिए, बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था और इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियामत खुदाई और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका बलवन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो रक्त एवं लौह की नीति जो है यह बलवन ने अपनाया था। ठीक है, बलवन राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, यह आपका हो जाएगा बलवन के समय। तुगरिल खां ने बलवन के काल में विद्रोह किया था। यह विद्रोह बंगाल में अमीन खां की नियुक्ति के विरोध में हुआ था और बाद में बलवन ने बंगाल अभियान से डर करके बलवन के बंगाल अभियान से डर करके तुगरिल खां भाग गया था। तो यह बलवन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जब उसने राजत्व यानी कि किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो देखिए, जियाउद्दीन बर्नी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया और इस संदर्भ में उसने अपने नीति की व्याख्या करते हुए स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि में क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से भी मुक्त रहा था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक खिलजी ऐसा था जिसने स्वयं यानी खुद खलीफा की उपाधि धारण किया था और इस तरह से देखा जाए तो खलीफा की सत्ता का विरोध जो है यह मुबारक खिलजी ने ही किया था क्योंकि उसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण किया था। तो इनमें से कोई नहीं जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां का मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, जो अपने समय का एक श्रेष्ठ साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस लौट गए थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा जफर खां। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? बताएंगे फ्रेंड्स यह राइट आंसर किसका है? तो देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिएगा शेर खां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, शेर खां। ठीक है, यह प्रस्ताव हुमायूं को शेर खां ने दिया था। ठीक है, प्रश्न है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है? तो ये राजा रतन सिंह हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। या भली भांति जानते भी हैं, राजा रतन सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद करेंगे अगला प्रश्न कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो था ये कौन था? तो फ्रेंड्स यह शासक जो था यह रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन की सफल आक्रमण से बाध्य होकर के
उसको प्रत्येक वर्ष एलिचपुर की आय, यहाँ मैं लिख देता हूँ एलिचपुर की आय, प्रत्येक वर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था। परंतु 1305 में या कहिए 1306 में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण से 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा और राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुए और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, चलिए 2 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी कि राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, पेंशन तथा वक्फ, ठीक है, आदि के रूप में मिला था। तो खालसा भूमि सबसे अधिक किसके समय विकसित हुई थी? तो फ्रेंड्स, यह जो हुई थी यह अलाउद्दीन खिलजी के समय हुई थी, क्योंकि उसने सभी भूमि को वापस ले लिया जो कि राजस्व के द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, पेंशन या वक्फ के रूप में मिली थी, सब भूमि ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण जो है यह अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल, इन सब का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। उसके बाद देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फ्रेंड्स, यह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? दारुल सफ़ा जो था यह एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, जिसमें कि एक कुशल हकीम रहते थे। तो यह एक खैराती अस्पताल था। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक ही था। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? फ्रेंड्स, मैंने साइंस का पोर्शन कवर करा दिया है, बिहार हिस्ट्री करा दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री आपको सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बताइए किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था? तो यह सुल्तान जो था यह कौन था? तो फ्रेंड्स, यह फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक जो था इसने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए हैं और नियुक्ति के लिए एक दफ्तर खोल करके प्रत्येक जो व्यक्ति था उसके गुण एवं योग्यता पर पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति दे करके बेकारी की जो समस्या थी उसको हल करने का प्रयास किया। तो राइट आंसर इसका फिरोज तुगलक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम जो थे यह फिरोज तुगलक के ही थे। ठीक है, फिरोज तुगलक ने दासों का यह बड़ा शौकीन था और आपको पता है ना कि दीवाने बंदगान जो था एक दास विभाग, इसी की स्थापना इसने करवाया था। फिरोज तुगलक राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था? तो यह किया था फिरोज तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए और अलाउद्दीन के समय 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया था। तो ये आपका हो जाएगा फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था भारत में? तो अब्दुल रज्जाक जो था यह फारसी यात्री था और यह आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अच्छा, एक निकोलो कोंटी था। निकोलो कोंटी आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। और नूनिज था, एक नूनिज आया था अच्युत देवराय के समय में, अच्युत देवराय के समय में। और डोमिंग पायस और बारबोसा कृष्णदेव राय के समय में आए थे। ठीक है, कृष्णदेव राय के समय में। चलिए अगला प्रश्न है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? बताइए, तैमूर के आक्रमण के बाद जो है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, तैमूर का आक्रमण 1398 में तुगलक शासन को कमजोर कर दिया था और 1412 में नासुरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना था, परंतु तैमूर का जो फ्रेंड्स खिद्र खां यह सूबेदार था तैमूर का, इसने जो है इसको पराजित कर दिया दौलत खां को और सैयद वंश की स्थापना किया था।
तो सैयद वंश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो आगरा नहर बसाया था किसने? तो आगरा नहर बसाया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ये सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो थे ये कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे बताएंगे? राइट आंसर, आसान प्रश्न है। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। राजधानी इन्होंने हम्पी बनाया था, हम्पी को राजधानी बनाया था। ठीक है, हम्पी को राजधानी बनाया था, याद रखिएगा। और यह हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, तो हरिहर और बुक्का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1336, ये सन आप जरूर याद रखिएगा। चलो उसके बाद देखिए विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था, जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हरिहर द्वितीय। 1377 में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक है, और हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य के बेलगाम और गोवा का छीनना था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का युद्ध जो है इन्होंने लड़ा था किसके साथ? तो लड़ा था सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ, सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ। और इस युद्ध में जो है कुतुब शाही सेना पराजित हुई थी, कृष्णदेव राय जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो फ्रेंड्स यह भू राजस्व था। ठीक है, भू राजस्व था। और देखिए शिष्ट याद रखेंगे, शिष्ट जो था यह एक प्रकार का भूमि कर था और यह कर जो था राज्य की आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था। ठीक है, शिष्ट अगर पूछेगा तो यह भूमि कर था। ठीक है, ध्यान रखिएगा विजयनगर साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो फ्रेंड्स यह मिलता है कहाँ पर? तो राइट आंसर हम्पी हो जाएगा। ठीक है, हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। दीवाने अर्ज जो था यह एक प्रकार का क्या था? सैन्य विभाग था। इसका स्थापना बलवन ने करवाया था। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर देखिए रक्षा विभाग हो जाएगा और इसका स्थापना जो है बलवन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी जो थी कहाँ थी? तो 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था और छत्रपति की उपाधि धारण की थी और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रायगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक जो था ये कौन था बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहमनी राज्य का संस्थापक जो था ये कौन था? तो ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। आपको याद होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। हसन गंगू जो था इसकी स्थापना किया था और यह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से जो है सिंहासन पर बैठा था। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसे भी ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन हसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा जो था यह मराठाओं में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित था। ठीक है, भू राजस्व प्रशासन प्रथा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? भूमि उत्पाद पर जो कर लगता था यह कर खराज, उस्र और मुक्तई था। खराज, उस्र और मुक्तई, यानी कि 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये खम्स जो था, खम्स यह भूमि उत्पाद पर नहीं लगता था। खम्स जो था ये लूट का धन था, लूट का धन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? जमीन में फसल की नपाई का आधा, तो नपाई लिखा गया है इसलिए इसका जो आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भी भूमि कर जो है अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी, लेकिन जहां अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण
भूमि पैमाइश यानी कि फसल की जो नपाई होती थी उस आधार पर लेता था, वहीं जो है मोहम्मद बिन तुगलक बिना पैमाइश बिना नपाई का लेता था। तो यहाँ पैमाइश नपाई दिया है, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे ये सोहरावर्दी संप्रदाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाई में विभाजित कर दिया। तो ये किया था इस्लाम शाह ने, और संभवतः यह शेर शाह के समय भी प्रचलित था। इसीलिए राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि जवाबित का संबंध किससे था। जवाबित क्या था, तो जवाबित जो था इसका संबंध राज्य के कानून से था, राज्य के कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के थे। टंका जो था यह किस धातु का था, चांदी का। जीतल जो था ये तांबे का था। ठीक है, और ससगनी भी चांदी का था। टंका और ससगनी याद रखेंगे, टंका और ससगनी चांदी के सिक्के थे, और जीतल जो था ये तांबे का बना होता था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए हो जाएगा, चांदी, चांदी और तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कागज का प्रयोग कब आरंभ हुआ था। भारत में कागज का प्रारंभ जो है यह 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखिएगा, विश्व में कागज का आविष्कार चीन में हुआ था सबसे पहले। तबकात-ए नासिरी के लेखक कौन है, तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले कि मिनहाजुद्दीन सिराज, यानी कि मिनहाज उस सिराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्हें, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उन्हें अपने वाणी को उसी भाषा में लिखा है जिसे उनके भक्त समझते थे। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको याद भी होगा कि 1178 ईस्वी में जो है भीम द्वितीय ने उसको पराजित किया था। 1178 में भीम द्वितीय ने पराजित किया था, और मोहम्मद गोरी का जो है भारत में यह पहली हार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर सही दिया गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, ये गलत है, यह अकबर और हेमू के मध्य में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सही उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद जो है ये इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था। तो चौधरी गांव के सरपंच के लिए किया जाता था, गांव के सरपंच के लिए। ठीक है, जो सल्तनत काल के लिए जो है राजस्व एकत्रित करने का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा यह लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, यह जो लिखा गया है तबकाते अकबरी, याद रखिएगा बड़ा ही महत्वपूर्ण है, निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा। ठीक है, निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा तबकाते अकबरी लिखा गया है। ठीक है, चलिए, और अकबरनामा जो है ये अबुल फजल, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा। किसके द्वारा, निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपने माता के नाम पर विजयनगर के पास नांगलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना, तो ये किया था कृष्णदेव राय ने। किसने, कृष्णदेव राय ने। ठीक है, और बाद में चल करके यही नागलपुर जो है वर्तमान में नागलपुरम कहा जाता है इसको। ठीक है, कृष्णदेव राय हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था। तो यह नियुक्त किया गया था मलिक काफूर को। ठीक है, मलिक काफूर को जो है उसने नियुक्त किया था। होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र, आपको याद भी होगा, होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र, होयसल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि मोरक्को की यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है। मोरक्को के यात्री था इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और इसकी पुस्तक का नाम रहला है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है। बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था, और यह जो है
दक्षिण प्रवेश द्वार बनता है। ठीक है, दक्षिण राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो यह सुल्तान कौन था? यह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था फ्रेंड्स? यह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया था, शेख बहाउद्दीन जकारिया ने, इन्होंने उत्तर क्या दिया था कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक द्वार से आएगा तो मैं दूसरे द्वार से बाहर चला जाऊंगा। ठीक है, उसने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा की रचना जो है यह क्या था, किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत भी इन्हीं की रचना है, अखरावट भी इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य कारण था बाबर के युद्ध में, बाबर का पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था इब्राहिम लोधी के साथ। इसमें बाबर जीत गया था और भारत में मुगल सत्ता स्थापित किया था। उसकी सैन्य कुशल नीति जो थी यही थी। तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजुके बाबरी को लिखा है किसने? तो बाबर ने लिखा है। बाबर की यह आत्मकथा है। बाबर ने इसको लिखा है किस भाषा में? तो तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में बाबर ने इसको लिखा है और फारसी में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया है। देखिए हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो फ्रेंड्स यह किया था 1532 में। ठीक है, 1532 में किया था और इस किले को यानी कि चिनार दुर्ग को उसने 4 महीने तक घेरे रखा था, जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली और इसका अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो फ्रेंड्स यह किसने करवाया था? यह करवाया था हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने करवाया था। ठीक है, हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है दिल्ली में 1564 ईस्वी में करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हुमायूंनामा की रचना किसने किया है? तो हुमायूंनामा को लिखा है गुलबदन बेगम ने। ठीक है, गुलबदन बेगम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध दिया गया है, इनको जो है तिथि के अनुसार ठीक है सही क्रम अंकित करना है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले जो युद्ध हुआ था ये हुआ था कौन सा युद्ध? तो देवरा का युद्ध हुआ था। देवरा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए देवरा का युद्ध जो है ये 1531 में हुआ था। ठीक है, 1531 में देवरा का युद्ध हुआ था। उसके बाद देखिए चौसा का युद्ध हुआ था कब? चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। ठीक है, बाबर और शेर शाह के बीच। ठीक है, इसमें बाबर कह रहा हूँ हुमायूं और शेर शाह के बीच, इसमें हुमायूं पराजित हो गया था। उसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 में और 1500 यहाँ पर 55 में जो है सरहिंद का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? हजरत आला की उपाधि अपनाया था शेर शाह सूरी ने। ठीक है, शेर शाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण किया था और 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण किया था। ठीक है, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह जो है सासाराम में है शेर शाह का मकबरा, बिहार में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो सेना का जो सेनापति था हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। ठीक है, इसमें जो है मुगल सेनापति मान सिंह और आसफ खां थे और महाराणा प्रताप का जो सेनापति था ये हकीम खां था। ठीक है, हकीम खां राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर, ठीक है, ये सब अकबर ने समाप्त किया था। ठीक है, अकबर जो था इसने 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। सबसे पहले ध्यान रखेंगे 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। उसके बाद देखिए 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर को और 1564 में इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो देखिए 1572 में सुलेमान कारारानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा।
दाऊद खान ने अपने को स्वतंत्र घोषित करके पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीब खां को दाऊद पर आक्रमण करने के लिए बिहार और जीतने के लिए आदेश दिया था। मुनीब खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित कर दिया और 1574 में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया, परंतु पूर्णतः नहीं हुआ। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया और फिर से 1576 में टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन कुली खां ने मिलकर के दाऊद को पूर्णतः पराजित किया और इस प्रकार से पूरी तरह से 1576 में बंगाल और बिहार मुगल साम्राज्य के अधीन आ गया। 1576 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो 1600 में, आपको याद होगा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और उस समय अकबर का शासनकाल हुआ करता था। अकबर का शासनकाल ये 1556 से लेकर के यह 1605 तक रहा था। तो अब इसलिए अकबर का उस समय राज्य था। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? आईने अकबरी को लिखा है किसने? तो अबुल फजल ने। ठीक है, आईने अकबरी को अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अबुल फजल राइट आंसर हो जाएगा। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? बताइए, इत्मादुद्दौला का मकबरा ये आगरा में किसने बनवाया था? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए, ये बनवाया था किसने? तो नूरजहाँ ने। नूरजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह यह चतुर्भुजाकार आकार में यह एक संगमरमर का बना हुआ मकबरा है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका नूरजहाँ हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि प्राचीनकारी, इसको पित्रादुरा भी कहा जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए, प्राचीनकारी या पित्रादुरा, ठीक है, यह क्या है? तो यह यह एक जड़ाऊ कार्य है। ठीक है, जो कि जड़ा जाता था, नक्काशीदार से संबंधित यह कार्य है। सर्वप्रथम इत्मादुद्दौला के मकबरे में यह किया गया था। ठीक है, और इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ ने करवाया था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीवारों पर अर्धकीमती पत्थर जड़ करके फूलों की नक्काशी करना। मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या होता था? तो यह था एक लगान निर्धारण का एक तरीका था। ठीक है, लगान निर्धारण का एक पद्धति था। चलिए, लगान निर्धारण का। उसके बाद देखिएगा कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो फ्रेंड्स, यह अकबर ने बनवाया था। किसने? अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, दस्ताने, ये जो अमीर हमजा था, अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था और सर्वप्रथम दस्ताने अमीर हमजा का ही इसने करवाया था और यह हुमायूं के काल से चित्रित होना आरंभ हुआ था और अकबर के शासनकाल में जाकर के पूर्ण हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले सैयद अली और बाद में अब्दुल समद की देखरेख में यह 50 चित्रकारों ने इसको तैयार किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सैयद अली भी दिया गया है और अब्दुल समद भी दिया गया है, इसलिए मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ई होना चाहिए राइट आंसर। ठीक है, चलिए, घटना चक्र में भी यही दिया गया है। यूरोपीय चित्रकारी, यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो देखिए, अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश हुआ था और ये पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था। अकबर राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगालियों के माध्यम से। दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो दसवंत और बसावन, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थे अकबर के समय में। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपनी शीर्ष बिंदु पर थी? तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये जहांगीर के समय में थी। ठीक है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली यह उपज किसकी थी? तो यह अकबर की थी। ठीक है, अकबर राइट आंसर हो जाएगा, अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह विलियम फिंच है। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स, पैलेस ऑफ 40 पिलर्स, ठीक है, यानी कि इसको कहेंगे कि 40 स्तंभयुक्त मंजिल, ठीक है, पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। विलियम फिंच हो जाएगा राइट आंसर। चलो, उसके बाद देखिए, कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आसान प्रश्न है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जितना मैं प्रश्न करवा रहा हूँ उनमें से अपना बताइएगा स्कोर कितना किया आपने। 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो 2 अस्पा था
और सी अस्पा जो था ये जहांगीर ने चलाई थी। 2 अस्पा का मतलब होता था इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे, और सी अस्पा में ये 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले जो है यह पद जो है महावत खां को दिया गया था। जहांगीर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये झगड़े की जड़ जो थी ये क्या थी? तो फ्रेंड्स यह कांधार थी। कांधार राइट आंसर हो जाएगा इसका। कांधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कांधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक और ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना बहुत ही जो है कुछ ये कांधार के हाथों में रखने पर निर्भर करता था। तो ये कांधार हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑब्वियसली ये शाहजहां ने करवाया था, ये आपको पता है। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णिम कहा है? तो ये किसने कहा है? तो फ्रेंड्स ये कहा है E.L. श्रीवास्तव ने। E.L. श्रीवास्तव ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो जिहाद का अर्थ दारुल इस्लाम था। दारुल इस्लाम राइट आंसर हो जाएगा, दारुल इस्लाम। देखिए पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 में। इसे ध्यान रखिएगा आप। चलिए अगला प्रश्न है मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? मुहतसिब जो था यह क्या था? तो यह लोक आचरण अधिकारी था मुहतसिब। ठीक है, उसका कार्य क्या था? तो प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। तो यह था आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में मदद मास इंगित करता। मदद मास जो है यह क्या इंगित करता था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यह इंगित करता था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ठीक है, मदद मास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट, पहला शासक पूछेगा तो शाहजहां। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। और अंतिम शासक जो बैठा था इस पर मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के समय में 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था और अपने साथ जो है तख्ते ताउस और जो कोहिनूर हीरा था ये सब लेकर के ईरान चला गया। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो यह शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय था। ध्यान रखेंगे, शाह आलम द्वितीय था। चलिए शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या है? अली गौहर है। अली गौहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक जो है यह कौन था? तो चित्तौड़ का शासक राजा रतन सिंह थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था। मुख्य काजी जो था यह क्या था? तो यह मुख्य काजी जो था यह क्या था? तो यह मुख्य न्यायाधीश होता था। न्याय विभाग का प्रमुख होता था काजी। ठीक है, तो यह आपका मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये ऑब्वियसली आपको याद है ना, बाबर ने 1526 के पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके किया था। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो यह था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1539 को 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो 1539 में जो युद्ध हुआ था ये चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, शेरशाह जो है इसमें जीत गया था। मैंने आपको बताया भी है इसके बारे में। अली गौहर का बिहार आक्रमण किस वर्ष समाप्त हुआ? देखिए मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था और अली गौहर ने 1759 में बिहार पर आक्रमण किया और पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री में राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, इसका वास्तविक नाम मैंने आपको बता दिया, शाह आलम द्वितीय था। उसने जो है इसी के समय में पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेंगे तो डी राइट आंसर हो जाएगा 1759। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए।